हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अरिहंतम एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में हमने मास परसेंटेज पढ़ा था, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा, मोल फ्रैक्शन पढ़ा, मोलारिटी पढ़ा और मोलारिटी पढ़ा। मोलारिटी के बेसिस पर हमने एक थ्योरी ऑफ डाइल्यूशंस का टेक्निक भी पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि एक सॉल्यूशन को वॉल्यूम के अकॉर्डिंग अगर चेंज किया जाए, मतलब एक सॉल्यूशन पहले से प्रिपेयर था, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करना है बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट को करने से जो कैरेक्टर्स में चेंजेस आते हैं, दैट कैरेक्टर्स इज कॉल्ड मोलारिटी, क्योंकि मोलारिटी चेंज होगा। मोलारिटी चेंज इसलिए होगा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम चेंज होने से मोलारिटी चेंज होता है। आज की क्लास में हम मोलारिटी का और मोलारिटी का कुछ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट को डील करते हुए आगे नॉर्मेलिटी फैक्टर्स को डिफाइन करेंगे। ओके, तो मोलारिटी को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, मोलारिटी और मोलारिटी के बेसिस पर हमने थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन डिस्कस किया था। थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन, ओके, तो थ्योरी ऑफ डाइल्यूशन के बेसिस पर हम लोगों ने पढ़ा था m1v1 इज इक्वल टू m2v2। आज इसी मोलारिटी का एक दूसरा एप्लीकेशन पढ़ना है हमें, लाइक एडिशन ऑफ टू डिफरेंट सॉल्यूशन। एडिशन ऑफ टू सॉल्यूशंस कि दो सॉल्यूशंस को ऐड करने से मोलारिटी क्या होगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द मोलारिटी। ओके ना, तो दो टाइप का विलयन है आपके पास, सॉरी दो टाइप का आपके पास सॉल्यूशन है, उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं। तो मिक्स करने के बाद फाइनल सॉल्यूशंस का क्या मोलारिटी होगा, उस चीज़ों को समझते हैं। ओके, उसके पहले हम लोगों ने मोलारिटी को थोड़ा सा पढ़ा था। तो मोलारिटी इज इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो इसके बेसिस पर हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी इज इक्वल टू Na, जहाँ पे Na क्या है आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो मोलारिटी को कैलकुलेट करने के लिए दो पॉइंट पर फोकस करना है, यानी मोलारिटी इज इक्वल टू, चीजें क्या समझना है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप इसमें एक्सपर्ट हैं, इस चीज को समझने में एक्सपर्ट हैं, देन यू विल बी एबल टू फाइंड द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बाय एडिशन मेथड। अच्छा, एडिशन मेथड को समझिए, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि हमारे पास मान लेते हैं दो डिफरेंट ग्लास है। एक ग्लास में 250 ml ऑफ वाटर है और उसमें हमने 10 ग्राम ऑफ नमक डिसॉल्व किया। तो फिर से सुनिए, क्या बोला मैंने, 250 ml ऑफ वाटर है, उसमें हमने 10 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया। अच्छा, तो एक सॉल्यूशन हुआ शुगर प्लस वाटर का। दूसरा एक और सॉल्यूशन है हमारे पास, लेट अस से दैट कि 20 ग्राम शुगर है प्लस 300 ml ऑफ वाटर। तो क्या दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम एक है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। दोनों सॉल्यूशंस में जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो भी डिफरेंट है। तो दो डिफरेंट अमाउंट वाले सॉल्यूशन को एक दूसरे के साथ जब मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। देन अगेन मोलारिटी मींस व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट ना। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पर, m इंटू वी। अच्छा, अगर m इंटू वी है तो m इंटू वी से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे और उसी नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करके टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसी चीज को समझिए। देखिए, तो समझने के लिए हम लोग दो एग्जाम्पल लेते हैं जिसको बेसिकली हम लोग समझते हैं। लाइक दिस, देखो हमारे पास है, पहले बात करते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन है जो पहले से प्रिपेयर्ड है और हम उसको सिर्फ मिक्स करते हैं। लाइक जैसे हमारे पास दो बोतल या दो ग्लास है, हमने पहले ही बोला था दो ग्लास है एंड दो ग्लास है। तो हमने बोला क्या, इस दो ग्लास में इसकी m1 है, यहाँ पर इसका वॉल्यूम v1 है। m1 है क्या, मोलारिटी, v1 क्या है, वॉल्यूम, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, Na।
ओके ना। अच्छा, Na की जगह पर यहाँ पर मान लो ना N1 है, क्या है यहाँ पर N1 है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मोलारिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, that M is equal to number of moles by V. So from that concept we can write M1 is equal to N1 by V1। इसलिए V1 को इधर लाएंगे तो क्या मिला आपको पास, M1 into V1 is equal to N1। तो एक फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए। दूसरा एक ग्लास है, इसमें भी एक सॉल्यूशन है। अच्छा, इस सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इस सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ मोल्स N2 है। नंबर ऑफ मोल्स कितना है, N2 है। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2 है, so V2 लीटर, राइट ना। एंड द मोलारिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड M2। सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला व्हाट वी कैन से दैट मोलारिटी इज इक्वल टू number of moles per unit volume। So M2 is equal to what we can write, N2 by V2। From that concept what we can write, that M2 into V2 is equal to N2। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 आया, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 आया, ये सेकेंड नंबर ऑफ मोल्स। अब एक चीज समझिए, दोनों सॉल्यूशन को हम एक दूसरे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, मिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि दो, मतलब एक कंटेनर है, इस कंटेनर में पहले सॉल्यूशन को भी मिक्स कर रहे हैं और इसी कंटेनर में हम दूसरे सॉल्यूशन को भी मिक्स कर रहे हैं। अगर इसी कंटेनर में हम दूसरे को भी मिक्स कर रहे हैं तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इंटरमिक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो मैंने बोला ये फर्स्ट सॉल्यूशन था, ये सेकेंड सॉल्यूशन है, तो ये क्या होगा, फाइनल सॉल्यूशन होगा। सो वी नीड टू कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ दैट फाइनल सॉल्यूशन। तो जस्ट फाइनल सॉल्यूशन की बात करेंगे वो दोनों के मोलारिटी के बेसिस पर होगा, क्योंकि इसमें क्या है, दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन के एडिशंस हैं। अच्छा, यदि दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस का एडिशन है तो समझो, देखो we need to find molarity and molarity is equal to number of moles by volume। तो जो हमें फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा उसमें पहले सॉल्यूशन का भी कुछ अमाउंट होगा, दूसरे सॉल्यूशन का भी कुछ अमाउंट होगा। तो पहले का नंबर ऑफ मोल्स, दूसरे का नंबर ऑफ मोल्स, टोटल जोड़ेंगे तो व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी, वी नीड टू अंडरस्टैंड नाउ व्हाट विल बी द फाइनल मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो मैंने बोला मोलारिटी फाइनल इज इक्वल टू N टोटल डिवाइडेड बाय व्हाट वी कैन राइट, V टोटल। अच्छा, N टोटल देखिए, N1 प्लस N2, सो वी कैन राइट मोलारिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन इज इक्वल टू N टोटल, दैट मीन्स N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V टोटल। पहला का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, यानी इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है। और अगर ये आइडियल कैरेक्टर शो करेगा देन व्हाट विल बी द फार्मूला वॉल्यूम, V1 प्लस V2। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड N1 प्लस N2 व्हाट, M1 into V1 is N1 and N2 is equal to what, M2 into V2। तो N1 के जगह पर आप M1 into V1 लिखिए, N2 के जगह पर आप M2 into V2 लिखिए। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, फाइनल molarity of solution is equal to M1 V1 plus M2 V2 divided by V1 plus V2। So that is the final formula of addition of solution कि दो different molarity वाले solution को अगर हम add कर रहे हैं तो what will be the final molarity of the solution, we need to understand by this formula। अच्छा, अब इसको समझने के लिए हम इसका एक numerical problem डील करते हैं। तो इसको take a look, ओके नाउ एक numerical problem डील करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि what is going through, हो क्या रहा है, राइट ना। तो देखिए हमने बोला क्या, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ओके नाउ व्हाट इज द टू डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वी आर गोइंग टू इंटरमिक्स। सो वी कैन से दैट इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन, इंटरमिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को हम इंटरमिक्स कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन इसमें ऐसे गिवन होगा, लाइक जैसे 250 ml ऑफ 0.5 m of sugar aqueous solution, sugar aqueous solution प्लस दूसरा लेते हैं, लाइक जैसे मान लेते हैं 500 ml of 2.5
m of sugar एक्वस सॉल्यूशन। तो देखिए आपको दो चीज समझना, देखो यानी कि इस कॉन्सेप्ट में भी दो इंफॉर्मेशन गिवन है, इस फॉर्मेट में भी दो इंफॉर्मेशन गिवन है। अच्छा, दो इंफॉर्मेशन क्या गिवन, देखो 250 ml दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड B1 250 ml एंड 0.5 m। m देखो यहाँ पर कैपिटल M है, तो कैपिटल M का मतलब मोलैरिटी होता है, सो वी कैन राइट M1 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है ना, इसमें भी दो कॉन्सेप्ट गिवन है। देखिए 500 ml ये वॉल्यूम है हमारा, सो V2 इज इक्वल टू 500 ml एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन 2.5, सो दैट M2 इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए दो स्टेटमेंट गिवन है, दोनों स्टेटमेंट के बेसिस पर यानी वैसा दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन को इंटरमिक्स कर रहे हैं। जब दोनों सॉल्यूशन को इंटरमिक्स कर रहे हैं तो एक नया मोलैरिटी जनरेट होगा। जो नया मोलैरिटी जनरेट होगा उसको समझने के लिए M1 V1 M2 V2 हमने फाइंड आउट किया। अच्छा, M1 और V1 को एक साथ मिक्स करना है, M2 V2 को एक साथ समझना। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, सो फाइनल मोलैरिटी what we have seen that M final is equal to M1 into V1। M1 कितना हमारे पास 0.5 into 250 plus what is here M2 into V2। M2 कितना है 2.5 into 500, so that is called 2.5 into 500 divided by V1 plus V2। V1 कितना है आपका 250 plus V2 कितना है 500। तो इनकी कैलकुलेशंस को आपको समझना है। ओके, अब देखिए इसकी कैलकुलेशन को समझते हैं। ये डेसिमल है, यहाँ पे 0 है तो डेसिमल से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 25 5 जा 125 प्लस यहाँ पर भी एक डेसिमल है, यहाँ पर 2 0 है, एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, देन अगेन 25 5 जा 125 बट एक 0 और है यहाँ पर, सो इट विल बी 1250 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम देखिए 500 प्लस 250 कितना हो गया 750। सो दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट 5731 डिवाइडेड बाय 750, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर, राइट ना। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से 5 पंजा 5 से इसको डिवाइड कीजिए 5 टू द 10, 5 से 1 जा 35, 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड कीजिए 30, फिर से 5 से डिवाइड कीजिए 5 5, सो दैट इज कॉल्ड, फिर से 5 से 6, फिर से 5 से 11, सो दैट इज कॉल्ड 11/6 यानी लगभग कितना 1.5 होगा 50, 6 8 जा 48, सो 1.8 m। समझ में आया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो ऐसे ये आपका बेसिक न्यूमेरिकल होगा जिसमें दो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन को इंटरमिक्स करके हम फाइनल मोलैरिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो टेक ए लुक एंड आई होप यू आर गेटिंग द लेक्चर वेरी इजीली। अभी हम बहुत ही सिंपल बेसिस पर स्टडी करा रहे हैं आपको, ताकि पहले आपको ऑनलाइन पढ़ने का तरीका समझ में आए, फिर विल गो फॉर द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, सो टेक ए लुक, विल स्टार्ट normality। Okay, so the next method of calculation of concentration is called normality। ओके, तो बेटा नॉर्मेलिटी भी एक मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन का रिलेशन, राइट ना। तो हमारे पास हमने पढ़ा था, देखो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है प्लस दूसरा सॉल्वेंट है, देन वी गेट सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट सॉल्यूशन रिलेशन। अच्छा, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन रिलेशन की बात करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के बीच का रिलेशन है, सो वी कैन से दैट ऑल्सो इट इज सॉल्यूट सॉल्यूशन रिलेशन। अच्छा, सॉल्यूट सॉल्यूशन रिलेशन है तो ये किस पर डिपेंड करता है, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द मास, सो वी कैन से दैट मास वॉल्यूम रिलेशन। अगर मास वॉल्यूम रिलेशन है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, सो वी कैन से दैट टेम्परेचर डिपेंडेंट
टेम्परेचर डिपेंडेंट रिलेशन, दैट मीन्स टेम्परेचर बदलने से, टेम्परेचर चेंज करने से नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए यहाँ पर, जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज कॉल्ड, बेसिकली नॉर्मेलिटी डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर। किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर। तो जो फोर्थ कैरेक्टर होगा, दैट फोर्थ कैरेक्टर इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट टू द वॉल्यूम रिलेशन, टू द वॉल्यूम रिलेशन। तो यहाँ पर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं नॉर्मेलिटी में। तो बेसिक थिंग इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉर्मेलिटी इज द रिलेशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। और किस टाइप का रिलेशन है? तो इट डील्स ऑन द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट विद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट ना। तो पहले हम डेफिनेशंस को लिखते हैं, फिर उसको समझाते हैं आपको। देखो, नॉर्मेलिटी कहने का मतलब, सो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the number of gram equivalent weight of solute dissolved in unit liter of solution, in unit liter of solution। मतलब दो कंपोनेंट है, एक सोल्यूट है, दूसरा सॉल्वेंट है, और दोनों सोल्यूट और सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ हमारे पास सॉल्यूशन है। तो मैंने बोला कि सोल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है, देन वी गेट सॉल्यूशन। अच्छा, हमने क्या बोला यहाँ पर? देखो, ये क्या डिफाइन कर रहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को डिफाइन कर रहा है। सो वी कैन राइट हियर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अगर इक्विवेलेंट वेट नंबर के बेसिस पर है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर NEW, राइट ना। तो NEQ लिख दो ना, NEQWT, सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट। एंड यहाँ पर क्या होगा? V लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो V लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में कितना सॉलिड प्रेजेंट है? N ग्राम इक्विवेलेंट वेट। कितना ग्राम है? N ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अगर ये N ग्राम इक्विवेलेंट वेट है, सो वी कैन राइट फ्रॉम द डेफिनेशंस ऑफ नॉर्मेलिटी दैट N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, नाउ आपको कंफ्यूजन होगा, हमें समझना। देखो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है उसकी हम लोग एक बार बात करते हैं। अब देखो, हमने क्लास 11th में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डील किया था। उसमें हमने 2 टाइप के कैरेक्टर्स डील किए थे, केमिकल प्रॉपर्टीज डील किया था। एक केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ मोल्स होता है, जबकि दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है। बोथ आर डिफरेंट। ओके, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ मोल्स दोनों केमिकल रिएक्शंस के स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन को डिफाइन करता है। ठीक है ना? बोथ कैन बी यूज ड्यूरिंग द रिडॉक्स टाइट्रेशन। जब 2 डिफरेंट केमिकल्स को एक दूसरे से टाइट्रेट करते हैं, उस टाइम इसका लैब में ज़्यादातर यूज होता है। ओके, तो दोनों चीज़, 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स है, एक नंबर ऑफ मोल्स है, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। अच्छा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को समझने के लिए हमने 3 डिफरेंट केमिकल कंपाउंड का यूज़ किया था। आपको याद भी होगा कि क्लास में हमने डील किया था इस चीज़ को, कि केमिकल बेसिस पर हमने 3 डिफरेंट केमिकल्स लिए थे। लाइक जैसे क्लोरीन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। अच्छा, क्लोरीन को फंडामेंटल स्टडी के लिए लिया गया, तो क्लोरीन का मोलर मास होता है 35.5 ग्राम। हाइड्रोजन को स्टडी के लिए लिया गया, हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन को स्टडी के लिए लिया गया था, ऑक्सीजन का मास होता है 16 ग्राम पर मोल। ठीक है ना? तो एक बार हम पहले इक्विवेलेंट वेट को समझ लेते हैं, फिर हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट को समझेंगे, फिर हम नॉर्मेलिटी के मैथमेटिकल अप्रोच को देखेंगे। तो देखिए, इसको रब करता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे चीज़ें समझते हैं। इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हमने 3 फंडामेंटल रिएक्शंस लिखी। लाइक जैसे हमने मान लो हाइड्रोजन के मास को फिक्स किया कि इसका 1 ग्राम ही हम लेंगे। 2 कंडीशंस है। अच्छा, इसके 1 ग्राम के कंडीशंस को हम लोग कॉन्सेप्ट यूज, देखो मैंने बोला क्या, हम कांस्टेंट रखते हैं। हमने कुछ चीज़ें कांस्टेंट बना, जैसे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कांस्टेंट लेना है। ठीक है? तो 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, 2 डिफरेंट केमिकल्स है, एक ऑक्सीजन है, दूसरा क्लोरीन है। हमने इस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ भी रिएक्ट करा है, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करा है, फिर हम अमाउंट को एनालाइज करेंगे। तो जैसे हमने बोला क्या
कि केमिकल रिएक्शंस अगर देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन देन HCl इज फॉर्म। अच्छा, नंबर के बेसिस पर देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड 2 मोल्स यहाँ पर HCl रिएक्ट कर रहा है। अच्छा, हमने बोला कि H2 में 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन के लिए 1 ग्राम है, तो इसके लिए कितना ग्राम हो गया? 2 ग्राम है। इसके लिए कितना हो गया? 35.5 इंटू 2, सो दैट इज कॉल्ड 71 ग्राम। तो हमने क्या बोला कि हम दोनों कंडीशंस में हाइड्रोजन का कितना ग्राम रखेंगे? 1 ग्राम। तो 2 ग्राम के लिए अमाउंट ऑफ क्लोरीन कितना है? सो 2 ग्राम के लिए अमाउंट कितना है? 71 ग्राम। तो 1 ग्राम के लिए अमाउंट कितना होना चाहिए? 71 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला जो अमाउंट ऑफ क्लोरीन है वो 35.5 ग्राम। कितना है? 35.5 ग्राम। अच्छा, अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला है क्लोरीन का अमाउंट 35.5 ग्राम है, और इतना ही हाइड्रोजन या इतना ही ऑक्सीजन के साथ इतना ही हाइड्रोजन से कितना ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, एक बार वो भी एनालाइज करते हैं। लाइक जैसे देखो, हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 देन वी गेट H2O। अच्छा, H2O की बात करते हैं, बैलेंस करते हैं न्यूमेरिकली। यहाँ पर हाफ हो गया, तो देखिए H2 के लिए यहाँ पर 2 ग्राम, हाफ इंटू O2 दैट मीन्स 16 ग्राम। अच्छा, 2 ग्राम के लिए हमने रिएक्ट करा है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन है? 16 ग्राम। 1 ग्राम के लिए कितना होगा? 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 ग्राम। ठीक है, अब देखो हमने क्या बोला, इस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला अमाउंट ऑफ क्लोरीन 35.5 है, और इस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने वाला ऑक्सीजन का जो वेट है वो 8 ग्राम। तो समझने के लिए हमने इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन बोला, और समझने के लिए हमने इसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या बोला? ऑक्सीजन बोला। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशंस में क्लोरीन का अमाउंट डिफर है, हाइड्रोजन का अमाउंट डिफर है, लेकिन क्लोरीन का अमाउंट 35.5 है, ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम है, दोनों का मास डिफरेंट है, बट हाइड्रोजन का मास दोनों कंडीशंस में कितना? कांस्टेंट है। तो जितने इक्विवेलेंट वेट के लिए, ये इक्विवेलेंट हम दोनों में कांस्टेंट है, सेम है तो इक्विवेलेंट हम कर सकते हैं। अगर ये मास इक्विवेलेंट है इन दीज 2 कंडीशंस, then that mass of chlorine will also be the equivalent weight of chlorine. That mass of oxygen is also equivalent weight of oxygen. अच्छा, ये सही होगा या गलत होगा, इसको समझने के लिए हम दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा, उस एग्जाम्पल के बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। अब देखो, हमने क्या बोला, 3 कंपोनेंट में से तो एक को हमने कांस्टेंट बना दिया। अभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कांस्टेंट बना देते हैं। ऑक्सीजन को कितना कर लेते हैं? चलो, हाइड्रोजन को या क्लोरीन को कांस्टेंट करते हैं। क्लोरीन को कांस्टेंट कर लिया कि क्लोरीन का 35.5 ही लेंगे हम, हमेशा कितना लेंगे? 35.5 लेंगे। अच्छा, अब क्लोरीन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, हमारे पास कंपाउंड मिलता है Cl2O। तो देखो, Cl2 प्लस O2 बैलेंस करने के लिए हाफ O2, तो इसका कितना ग्राम है? 71 ग्राम। इसका कितना ग्राम है? 16 ग्राम। तो 71 ग्राम के लिए कितना है? 16 ग्राम। हमने कितना मास के लिए लेना है? 35.5 ग्राम के लेना है। सो 35.5 ग्राम के लिए देखो कितना हो गया? 16/71 इंटू 35.5। तो देखो, यहाँ से 2, यहाँ से 8, तो कितना ग्राम आया? 8 ग्राम। अच्छा बेटा, अब देखो 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन था? 8 ग्राम। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ भी कितना ऑक्सीजन है? 8 ग्राम। तो ऑक्सीजन का भी मास कांस्टेंट है। अगर ऑक्सीजन का मास भी कांस्टेंट है तो दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन, एंड दैट 1 ग्राम विल बी इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? तो इक्विवेलेंट वेट कुछ नहीं है, सिंपल टर्म्स है, इट इज द नंबर ऑफ या इट इज द पार्ट बाय वेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन that reacts together at a particular set of temperature and pressure. जिस particular temperature और pressure पर ये तीनों एक दूसरे से react कर रहा है, जितने particular amount के लिए react कर रहा है, जितने equivalent amount के लिए react कर रहा है, वही part by weight जो होगा वो क्या होगा? उसका equivalent weight होगा। ठीक है ना? अच्छा, न्यूमेरिकल अप्रोच को समझिए। देखिए, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास 1 होता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 होती है। तो न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए हमने एक चीज बनाया, इसके एटॉमिक मास को उसके वैलेंसी से डिफाइन किया, 1 आया।
क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का ग्राम एटॉमिक मास भी 35.5 होता है, तो क्लोरीन के मास को वैलेंसी से डिफाइन करेंगे 35.5 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, इसका ग्राम एटॉमिक मास 16 होता है, तो 16 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो कितना आया, 8 आया। तो यहाँ से हमने एक फाइनल फार्मूला फाइंड आउट किया, एंड दैट फाइनल फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट वेट, दैट फाइनल फार्मूला फॉर द इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, वी कैन राइट equivalent weight of an atom is equal to gram molar mass divided by वैलेंसी फैक्टर, और इसके बेसिस पर हम किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके, तो टेक ए लुक। उसके बाद हम जो भी इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको लिख रहा हूँ कि अपने, चूँकि ये चीज़ हमें 11th क्लास में पढ़ना था कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम्स या एलिमेंट, एटम या एलिमेंट के लिए हमने क्या यूज़ किया, ग्राम मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। ओके, सेकेंड फॉर्मूला वी कैन राइट equivalent weight of an acid is again equal to molar mass divided by number of ionizable H plus ion, यानी जितना आयोनाइज होता है उतने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं H2SO4 का, H2SO4 को H2O में डिसॉल्व करते हैं, इट विल ब्रेक डाउन इन 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस है, तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस कितना है, 2 है। अच्छा, H2SO4 का मोलर मास देखो, हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम, सल्फर के लिए 32 ग्राम, ऑक्सीजन के लिए 64 ग्राम, कुल मिला के कितना होगा 98 ग्राम। इसलिए इक्विवेलेंट वेट देखो, equivalent weight of H2SO4 is equal to 98 divided by 2 is equal to 49 ग्राम। तो एसिड के टर्म्स में जितने नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन होंगे उतने ही नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन से उसको डिवाइड करेंगे, और दैट अमाउंट विल बी इक्विवेलेंट वेट। ठीक है ना, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ओके, नाउ अगर बेस की बात करते हैं, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस, तो थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। बेस के कंडीशंस में हम लोग लिख सकते हैं क्या, दैट इज कॉल्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस, नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन, यानी जितने हाइड्रोक्साइड आयन होंगे उसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं। लाइक जैसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करते हैं H2O में, यह आयनाइज होगा Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस के बेसिस पर। अच्छा, 2OH माइनस है तो डिवाइड किससे करेंगे, सेकेंड 2 से, तो देखो यहाँ से कैल्शियम का मास 40, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, सो दैट मीन्स 40 प्लस 17 तो नहीं 34 डिवाइडेड बाई 2, सो 74 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 37 ग्राम, है ना? तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो डेफिनेशन से डिफरेंट हम लोग समझते हैं, बट फार्मूला से डिफरेंट होता है। एटम या एलिमेंट में हम ग्राम मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर करते हैं, जबकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड के लिए, किसी एसिड के लिए मोलर मास को नंबर ऑफ आयनाइजेबल H प्लस से या हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करते हैं, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात करते हैं तो मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। नंबर में बोल रहा हूँ, आप कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये 0.25 मोलारिटी मत यूज कर लीजिएगा। कितने नंबर, जैसे एक हाइड्रोजन एटम है यानी 1 हाइड्रोजन आयन, 2 हाइड्रोजन एटम है 2 हाइड्रोजन आयन, 3 हाइड्रोजन आइटम है H प्लस तो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना? और नॉन आयनाइजेबल हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना, ठीक है ना? सो टेक अ लुक, एंजॉय, I hope you all are good. Like, share, subscribe. Thank you.